शाम का वक्त था। रसोई में काम करते हुए सुमित्रा के हाथ कांप रहे थे। 2 दिन से उसे तेज बुखार था, लेकिन उसकी सास कौसल्या देवी और जेठानी मंजू के हुक्म पर रोक नहीं थी। अरे ओ सुमित्रा, चाय अभी तक क्यों नहीं आई? क्या पूरे खानदान को भूखा मारने का इरादा है? मंजू ने सोफे पर पैर फैलाते हुए चिल्लाकर कहा। सुमित्रा ने जल्दी से कप ट्रे में रखे और कांपते हाथों से हॉल की तरफ बढ़ी। तभी अचानक चक्कर आने से ट्रे उसके हाथ से छूट गई और चाय की प्यालियां फर्श पर बिखर गईं। यह देखते ही ससुर चंपत राय गुस्से से आग बबूला हो गए और अपनी छड़ी फर्श पर पटकते हुए दहाड़े, निकम्मी कहीं की, एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। मायके से तो एक फूटी कौड़ी नहीं लाई, ऊपर से रोज हमारे घर का नुकसान करती है। कौसल्या देवी ने आकर सुमित्रा के बाल पकड़ लिए और गुस्से से बोली, तो इस घर में राज करने नहीं आई है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है और ऊपर से नखरे देखो। आग लगे तेरे उस अनाथ मायके को, जहाँ तुझे तमीज़ भी नहीं सिखाई गई। सुमित्रा दर्द से कराह उठी और रोते हुए बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, तबीयत बहुत ख़राब है, बुखार की वजह से चक्कर आ गया था। तभी सुमित्रा का पति अमित कमरे से बाहर निकला और बिना पूरी बात सुने सुमित्रा को एक जोरदार धक्का दे दिया। सुमित्रा सीधे जाकर दीवार से टकराई और उसके माथे से खून की धार बहने लगी। अमित गुस्से में बोला, चुप कर, अपना रोना, ज़्यादा नाटक मत कर, जाकर सारा कचरा साफ कर, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा। सुमित्रा फर्श पर बैठी सिसकती रही और अपने भाग्य को कोसने लगी। हे भगवान, मेरे गरीब माता पिता मुझे इस नरक में ढकेल कर दुनिया से चले गए। अब इस दुनिया में मेरा कौन है? कुछ दिनों बाद अमित का छोटा भाई समीर शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस लौटा। जब उसने घर में कदम रखा तो उसने देखा कि सुमित्रा रसोई के कोने में बैठी चुपचाप आंसू बहा रही है और उसके माथे पर गहरी चोट का निशान है। समीर ने तुरंत पूछा, भाभी आपके माथे पर यह चोट कैसी है और आप इतनी सहमी क्यों रहती हैं? माँ, भैया, यह सब क्या चल रहा है? कौसल्या देवी बात को टालते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, वो तो बस सीढ़ियों से फिसल गई थी, तू अपना सामान रख और आराम कर। लेकिन समीर समझ गया कि दाल में कुछ काला है। उसने चुपचाप अपने कमरे में जाकर इन अत्याचारों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों बाद समीर की शादी मेघा से हो गई। मेघा एक मजबूत और दबंग पुलिस अधिकारी की बेटी थी, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना अच्छी तरह जानती थी। शादी के अगले ही दिन जब मोहल्ले की कुछ औरतें ताने मारने आईं और कौसल्या देवी ने सुमित्रा को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की, तब मेघा चुप नहीं रह सकी। मेघा ने तमतमाते हुए कहा, चाची जी जुबान संभाल कर बात कीजिए, वो इस घर की बड़ी बहू है, आपकी कोई गुलाम नहीं। जिन्हें आप कामचोर कह रही हैं, उन्होंने ही सुबह से इस घर का सारा काम संभाला है। कौसल्या देवी और मंजू यह सुनकर सन्न रह गईं। कौसल्या ने गुस्से में कहा, तू अपनी हद में रह, नई बहू, हमारे घर के मामलों में दखल मत दे। मेघा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माहौल अब बदल चुका है माँ जी, जो जुर्म आप लोग इतने सालों से चुपचाप सहलवाते आए हैं, वो अब इस घर में नहीं चलेगा। दिन बीतते गए, लेकिन कौसल्या और अमित की हरकतें कम नहीं हुई। एक दिन जब सुमित्रा को बहुत तेज़ बुखार था और वो बिस्तर पर कांप रही थी, तब मंजू ने ज़बरदस्ती उसे खींचकर बर्तन धोने के लिए मजबूर किया।
मेघा ने यह सब अपनी खिड़की से देख लिया था। उसने अपना फ़ोन निकाला और सास और जेठानी और अमित द्वारा सुमित्रा पर किए जा रहे मानसिक और शारीरिक टॉर्चर का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। मेघा सीधे सुमित्रा के पास गई, उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी और प्यार से बोली, भाभी अब और नहीं, इन दरिंदों के खिलाफ आवाज़ उठाने का वक्त आ गया है। सुमित्रा रोते हुए बोली, छोटी तुम अपनी ज़िंदगी मत खराब करो, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। मेघा ने आत्मविश्वास से कहा, भाभी मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अब इन सबको इनकी असली औकात दिखानी होगी। अगली सुबह घर का नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ था। घर के बाहर पुलिस की 3 गाड़ियाँ आकर रुकी। मेघा के पिता, जो शहर के जाने माने पुलिस कमिश्नर थे, अपनी फोर्स, महिला पुलिस बल और एक बड़े वकील के साथ सीधे घर के अंदर दाखिल हुए। चंपत राय और अमित का रंग उड़ गया। चंपत राय ने कांपते हुए कहा, अरे साहब आप यहाँ? कमिश्नर साहब ने अपनी गन बेल्ट ठीक करते हुए कड़क आवाज़ में कहा, चंपत राय, इंसानियत के नाम पर कलंक हो। तुम लोग बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करना, मारना पीटना और नौकरों से भी बदतर सलूक करना। अब तुम्हारी पूरी फैमिली जेल की चक्की पीसेगी। मेघा ने अपना फ़ोन आगे करते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये रहे सारे डिजिटल सबूत। इनके द्वारा किए गए हर एक अत्याचार की वीडियो रिकॉर्डिंग। पुलिस ने तुरंत कौशल्या देवी, मंजू और अमित को हथकड़ी पहना दी। रानी और चंपत राय भी डर के मारे थर थर कांपने लगे। महिला कांस्टेबलों ने कौशल्या और मंजू को घसीटते हुए पुलिस वैन की तरफ बढ़ा दिया। हॉल के बीचों बीच बैठी सुमित्रा की आंखों से आज दर्द के नहीं बल्कि मुक्ति के आंसू बह रहे थे। मेघा ने आगे बढ़कर सुमित्रा को गले से लगा लिया और कहा, आज से आप अकेली नहीं हैं भाभी, मैं हमेशा आपकी ढाल बनकर रहूंगी। रोहित और मेघा ने मिलकर सुमित्रा को इस नर्क से हमेशा के लिए आज़ाद करा लिया और उसे अपने साथ एक नए और सम्मानजनक जीवन की शुरुआत करने के लिए अपने साथ ले गए। पुलिस वैन के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। चंपत राय, अमित और कौशल्या देवी के जेल जाने के बाद घर में केवल सन्नाटा और राहत का एहसास था। मेघा और उसके पति समीर ने सुमित्रा को उस नरक से हमेशा के लिए बाहर निकाल लिया था। पुलिस कमिश्नर ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए सुमित्रा के नाम पर उस घर का वैध कब्जा और उसका हक दिलवा दिया, क्योंकि वह मकान और सारी संपत्ति बुजुर्गों के नाम पर थी और वे लोग कानून की गिरफ्त में आ चुके थे। सुमित्रा, जो कभी डर के साये में जीती थी, आज पहली बार बिना किसी खौफ के खुलकर सांस ले रही थी। मेघा ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाभी, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह घर अब आपका है और आपकी अपनी एक नई पहचान होगी। कुछ महीने बीत गए। जेल की सलाखों के पीछे बैठे अमित और कौशल्या को अपनी हरकतों पर पछतावा होने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कानून ने उन्हें उनके किए की पूरी सज़ा दी थी। घर पर सुमित्रा ने मेघा और समीर के सहयोग से अपनी रुकी हुई जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना शुरू किया।
मेघा ने उसे सिलाई कढ़ाई और बुटीक डिज़ाइनिंग का एक प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करवाया, जिसमें सुमित्रा की बचपन से रुचि थी। शुरुआत में सुमित्रा को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन मेघा और समीर की प्रेरणा से उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी बनाई हुई डिज़ाइनिंग और कपड़ों की क्वालिटी पूरे इलाके में पसंद आने लगी। कुछ ही महीनों में सुमित्रा ने अपने ही घर के एक हिस्से में अपना खुद का छोटा सा बुटीक शुरू कर दिया। 1 साल बाद का वक्त था। वही घर जहाँ कभी सुमित्रा के रोने की आवाज़ें आती थी, आज एक खुशहाल और आबाद परिवार की किलकारियों से गूंज रहा था। सुमित्रा के चेहरे पर जो उदासी और सूजी हुई आंखें कभी उसकी पहचान हुआ करती थी, आज वहाँ एक आत्मविश्वासी मुस्कान और आंखों में चमक थी। दिवाली का पावन दिन था। घर को दियों और फूलों से सजाया गया था। सुमित्रा ने अपने हाथों से सबके लिए मिठाइयाँ बनाई थी। जब समीर और मेघा ने सुमित्रा को आगे आकर पूजा की थाली उठाने के लिए कहा, तो सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अगर उस अंधेरे वक्त में मुझे मेघा जैसी बहन और समीर जैसा देवर ना मिलता, तो शायद मैं कभी इस जुल्म के अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाती। मेघा ने आगे बढ़कर सुमित्रा को गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, यह आपकी अपनी हिम्मत का नतीजा है। हमने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तो आपको ही था। इस तरह अत्याचार और डर की बेड़ियों को तोड़कर सुमित्रा ने साबित कर दिया कि नारी जब ठान ले तो वह हर मुश्किल को पार कर एक नई मिसाल कायम कर सकती है। समय बहुत तेजी से और सुकून के साथ बीत रहा था। सुमित्रा का बुटीक अब शहर का एक जाना माना नाम बन चुका था। अपनी मेहनत, लगन और बेहतरीन कला के दम पर सुमित्रा ने न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता हासिल की, बल्कि समाज में अपनी एक अलग और सम्मानजनक पहचान भी बना ली। शहर के कई बड़े फैशन शो और प्रदर्शनियों में सुमित्रा के डिज़ाइन किए गए पारंपरिक परिधानों को सराहा गया। जिस औरत को कभी घर के एक कोने में कैद करके रखा जाता था, आज वह आत्मनिर्भरता और सफलता की मिसाल बन चुकी थी। दूर दूर से महिलाएं और युवतियां उससे प्रेरणा लेने आने लगी थी। उधर जेल की 4 दीवारी के पीछे अमित, कौशल्या देवी और मंजू का बुरा हाल था। कानून की सख्त सजा और रोज़ाना की चक्की पीसने की मेहनत ने उनका सारा घमंड तोड़ दिया था। एक दिन जब अमित ने जेल की सलाखों के पीछे से अपनी माँ कौशल्या देवी से कहा, माँ, आज समझ आया कि हमने सुमित्रा पर जो जुल्म किए थे उसकी यह सज़ा बिल्कुल सही है। हमने अपनी ही खुशियों को अपने हाथों से उजाड़ दिया। कौशल्या देवी आंसुओं से भरी आंखों से बोली, बेटे, लालच और अहंकार ने हमारी आंखें अंधी कर दी थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि जिस बहू को हमने पैर की जूती समझा, वही आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है और हम इस नरक में सड़ रहे हैं। चंपत राय भी अपनी सेहत और किस्मत को कोसते हुए बस यही सोचते रहते कि अगर उन्होंने अपनों पर अत्याचार करने के बजाय प्यार दिया होता तो आज उनका परिवार
बिखरता नहीं। सुमित्रा के घर में आज उत्सव जैसा माहौल था। सुमित्रा ने अपनी पहली कमाई से अपने माता पिता की याद में एक छोटे से वृद्धाश्रम और अनाथालय में दान दिया था और आज उस अनाथालय के कुछ बच्चे सुमित्रा के घर उससे मिलने आए थे। बच्चों की हंसी और खिलखिलाहट से पूरा घर गूंज रहा था। सुमित्रा ने सभी बच्चों को अपने हाथों से बने पकवान खिलाए और प्यार किया। समीर और मेघा ने मुस्कुराते हुए सुमित्रा से कहा, भाभी, आज आपके चेहरे की यह खुशी देखकर ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत और संघर्ष बिल्कुल सही दिशा में था। सुमित्रा ने प्यार से दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यह सब तुम्हारी वजह से है छोटी। तुमने मुझे सिर्फ बचाया नहीं बल्कि मुझे जीने का असली मकसद दिया है। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरा अतीत भले ही अंधेरे में डूबा था, लेकिन मेरा भविष्य रोशनी से भरा हुआ है। सूरज ढल रहा था और आंगन में जल रहे एक दिए नए रोशन और आत्मनिर्भर कल की गवाही दे रहे थे। यह कहानी थी उस संघर्ष की जहां अत्याचार की आंधी कितनी भी तेज क्यों न हो, अपनों का साथ और नारी की अटूट हिम्मत हर साजिश को धूल चटा सकती है। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। सुमित्रा के बुटीक की सफलता अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। एक दिन जब सुमित्रा अपनी दुकान पर कुछ नए डिज़ाइन तैयार कर रही थी, तभी एक कमज़ोर और थका हुआ व्यक्ति दुकान के दरवाजे पर आकर रुका। वह कोई और नहीं बल्कि सुमित्रा का पति अमित था, जिसे कोर्ट से सज़ा पूरी होने के बाद जमानत मिल चुकी थी। अमित के चेहरे पर पुरानी अकड़ की जगह गहरा पछतावा और लाचारी थी। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और आंखें ज़मीन पर टिकी थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, सुमित्रा, क्या मुझे माफ़ कर सकती हो? सुमित्रा ने अपनी सिलाई मशीन रोकी, उठी और शांत नज़रों से अमित को देखा। उसके दिल में अब ना तो कोई डर था और ना ही कोई गुस्सा, सिर्फ एक सुकून भरा ठहराव था। सुमित्रा ने शांत स्वर में कहा, अमित, मैंने तुम्हें और उस घर के बाकी लोगों को बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। नफ़रत दिल में रखने से सिर्फ अपनी ही शांति भंग होती है, लेकिन माफ़ करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं दोबारा उस अंधेरे में लौट जाऊंगी। मैंने अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया है और अब मेरी अपनी एक अलग पहचान है। अमित की आंखों से आंसू छलक आए। वह समझ चुका था कि उसने अपनी ही जिंदगी के सबसे अनमोल हीरे को अपने हाथों से खो दिया था। वह बिना कुछ कहे सिर झुकाकर वहाँ से चुपचाप चला गया। शाम ढल रही थी। समीर और मेघा अपने दफ्तर से घर लौटे। घर के आंगन में चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली थी और सुमित्रा सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना रही थी। मेघा ने आते ही सुमित्रा को गले से लगा लिया और हंसते हुए बोली, भाभी, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शहर के महिला कल्याण बोर्ड ने आपको वर्ष की प्रेरणा स्रोत महिला के सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया है। यह सुनकर समीर खुशी से झूम उठा और ताली बजाते हुए बोला, यह तो सच में बहुत बड़ी बात है भाभी, आपकी मेहनत रंग लाई। सुमित्रा की आंखें खुशी से भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन अपने माता पिता को याद करते हुए सोचा, देखा, आप लोगों ने आपकी बेटी अब किसी के रहमो करम पर नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ जी रही है। रात का वक्त हुआ। पूरा परिवार एक साथ बैठकर डिनर कर रहा था। ना कोई डर था, ना किसी के ताने थे और ना ही आंखों में आंसू थे।
सिर्फ एक दूसरे का साथ और चेहरे पर मुस्कान थी। इस तरह आंसुओं और प्रताड़ना के दलदल से निकलकर सुमित्रा ने यह साबित कर दिया कि जब हौसला बुलंद हो और अपनों का साथ मिले तो हर मुश्किल वक्त को एक खूबसूरत कहानी में बदला जा सकता है। अगले महीने शहर के मुख्य सभागार में महिला कल्याण बोर्ड द्वारा वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। मंच पर शहर के गणमान्य नागरिक, कमिश्नर साहब और कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। जब मुख्य अतिथि ने माइक पर घोषणा की, अब हम उस असाधारण महिला को आमंत्रित करना चाहते हैं जिन्होंने घरेलू प्रताड़ना और अकेलेपन के अंधेरे को चीर कर न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि हजारों महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की। सुमित्रा जी, पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सुमित्रा ने गहरी सांस ली, अपनी पारंपरिक साड़ी को ठीक किया और सिर उठाकर आत्मविश्वास के साथ मंच की तरफ कदम बढ़ाए। मेघा, समीर और कमिश्नर साहब गर्व से मुस्कुराते हुए लगातार तालियां बजा रहे थे। मंच पर आकर जब सुमित्रा के गले में सम्मान का मेडल पहनाया गया और उसे प्रशस्ति पत्र सौंपा गया तो उसकी आंखें नम हो गई। माइक के सामने आकर सुमित्रा ने बेहद शांत और मजबूत आवाज में कहा, आज यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि उन तमाम महिलाओं का है जो रोज चुपचाप जुल्म सहती हैं। डरिए मत, अपनी आवाज़ उठाइए। जब आप खुद के लिए खड़ी होती हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देने के लिए आगे आ जाती है। समारोह के बाद जब परिवार घर लौटा तो पूरा आंगन रोशनी से जगमगा रहा था। सुमित्रा के बुटीक के बाहर अब एक नया बोर्ड लग चुका था, उम्मीद महिला सहायता एवं फैशन केंद्र। इस केंद्र के जरिए सुमित्रा ने न सिर्फ अपने कारोबार को बढ़ाया बल्कि उन महिलाओं को भी सिलाई कढ़ाई और आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया जो घरेलू हिंसा और आर्थिक तंगी का शिकार थी। मेघा और समीर ने इस नेक काम में सुमित्रा का पूरा साथ दिया। अब वह घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि कई टूटी हुई जिंदगियों को जोड़ने का ठिकाना बन चुका था। रात का वक्त था, सब लोग आंगन में बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। सुमित्रा ने चाय का कप मेघा की तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, छोटी, अगर उस बारिश की रात तुमने मेरा हाथ ना थामा होता तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मेघा ने प्यार से सुमित्रा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, भाभी, हमने रास्ता नहीं बदला, बस आपकी हिम्मत को आपकी ताकत बना दिया। अब आप किसी की परछाई नहीं बल्कि खुद एक सूरज हैं। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और सुमित्रा के चेहरे पर जो सुकून और चमक थी वह इस बात की गवाही दे रही थी कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, हौसले की एक किरण पूरी रात को रोशन करने के लिए काफ़ी होती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।